नमस्कार दोस्तों। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ रेलवे की जितनी परीक्षाएं होती हैं जैसे आरआरसी, जीडीसी, एनटीपीसी, टीसी, गुड्स गार्ड, ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट, ईटीसी, उनमें निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो किस झील को कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है बैकाल झील को। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो दोस्तों, मतलब कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है माउंट कोटोपैक्सी। और यह कहाँ स्थित है? यह इक्वेडोर का, मतलब इक्वेडोर में स्थित है। और इक्वेडोर का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्नलिखित तत्वों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरियन के मध्य स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कोरोमंडल तट। और इसके मतलब इससे संबंधित और जानकारी कर लेते हैं कि कोरोमंडल तट कुमारी अंतरीप से लगाकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। जो कोरोमंडल तट है वो कुमारी अंतरीप से लगाकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है और इसे कर्नाटक भी कहा जाता है। और यह विस्तृत काप मिट्टी का मैदान है। और जो ये विस्तृत मतलब इसका जो विस्तार है वो काप मिट्टी का मैदान है। और यह तट अधिकतर छिछला एवं बलुई है। वानटीबू, पाम्बन और हरिकोटा यहाँ के प्रमुख द्वीप हैं। और इस तट पर मन्नार की खाड़ी, पाक जलसंधि एवं आदम सेतु पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित तत्वों में से कौन कृष्णा एवं कैंप कोमोरियन के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कावेरी को। मतलब नदियों में मतलब दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। और यह कुर्ग जिले, मतलब कुर्ग जिला है एक, उसमें से एक मतलब 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है राजघाट बांध। और ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो कौन है वो? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है बैरन द्वीप। भारत में ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। और यह सबसे नवीन ज्वालामुखी की क्रिया का उदाहरण बैरन द्वीप को दिया जा सकता है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और जो बैरन द्वीप है वो कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यहाँ अंतिम बार उद्गार 1803, मतलब अंतिम बार उद्गार 1803 ईस्वी में, अंतिम बार जो उद्गार आया था वो 1803 ईस्वी में हुआ था। तब से यह शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। तो कहाँ से होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश से। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि सोयाबीन उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है का प्रथम स्थान है। और यह देश के, मतलब ये भारत देश के 65.09% यहाँ से क्या किया जाता है? सोयाबीन का उत्पादन, मतलब सोयाबीन का उत्पादन उत्पादित होता है। कितना? 65.09। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो वो मतलब किस में है भूमि? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में। और गन्ना उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। जो गन्ना है वो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट में, यानी सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि सदाबहार वन सदामन यानी सदैव हरे भरे होते हैं। ये उन क्षेत्रों में पनपते हैं या उगते हैं जहाँ औसतन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और वृष्टिमान 200 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता, और ये मानसूनी हवाओं की आने वाली दिशा की ओर ढलान पर होते हैं। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में, पूर्वी हिमालय प्रदेश में और उत्तरी पूर्वी भारत में और अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश भागों में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, और भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था का होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कृषि। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, और भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, लट्ठा, मछली पालन, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? मतलब प्रधानमंत्री भी थे और लोकसभा के सदस्य भी थे, तो वो कौन थे? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यह एक विधिक अधिकार है। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से आम नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार दिलाने वाले विधेयक को भारतीय संसद ने 12 मई 2005 को मंजूरी प्रदान की, जबकि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सूचना के अधिकार विधेयक को जून 2005 में संस्तुति प्रदान की, और सूचना का अधिकार कानून पूरे देश में 15 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया, और यह नागरिकों का विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 123 यानी आर्टिकल 123। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, और राष्ट्रपति से कब लागू करता है इसके बारे में और जानकारी कर लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के विभांति काल में उस समय जारी किया जाता है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसके अनुसार अविलंब कार्यवाही करना आवश्यक है, और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अधिनियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो किसमें थे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कौन से में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक लंदन में हुआ, और महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि के रूप में राजपूताना नामक जहाज से इस सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, 1905 ईस्वी में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में। और जानकारी कर लेते हैं कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी का गठन वीडी सावरकर ने महाराष्ट्र में किया था, और यह एक गुप्त संगठन था जिसका वार्षिक सम्मेलन क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित होता था, और इस संस्था ने पांडुरंग महादेवा वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था।
मतलब इस संस्था ने पांडुरंग महादेवा बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। किस वर्ष भाग लिया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863, स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल प्रांत में हुआ था। और इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और राजस्थान में खेतली रियासत के राजा कुंवर अजीत राजा सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा। जो मतलब राजस्थान में खेतड़ी रियासत के राजा थे कुंवर अजीत राज सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम बदलकर यानी नरेंद्र दत्त से नाम बदलकर विवेकानंद रखा। और महाराजा के खर्च करने पर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो किस वर्ष लिया था? 1893 में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्योंकि ये मतलब कब हुआ था? ये हमारा मतलब जो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल ये 1838 में हुआ था। 1838 में हुआ था और इसलिए हमारा मतलब ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। और जो ये लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल है वो 1838 में हुआ था। इसलिए हमारा ये सही मतलब करेक्ट आंसर है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में हुआ था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 में। तो इसके मतलब ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल है वो 1838 में हुआ था। तो इसलिए इसमें लिख रहा है 1844। तो इसलिए हमारा क्या है? सुमेलित नहीं है। और इसके बारे में देख लेते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी यानी बंगाल जमींदार सभा की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। और यह आधुनिक भारत की प्रथम संवैधानिक राजनीतिक संस्था थी। और यह संस्था भारत में जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्योंकि 1924 में काकोरी षड्यंत्र प्रकरण नहीं किया गया था। तो इसका उत्तर क्या है हमारा? काकोरी षड्यंत्र प्रकरण। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी ने पैसा इकट्ठा करने के लिए पहली बड़ी कार्यवाही काकोरी में की। और क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकरी गांव में 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। और सरकार इस घटना से क्षुब्ध हुई और 29 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी ट्रेन डकैती का केस चलाया जिसमें 17 को लंबी सजा, 4 को आजीवन कारावास तथा अन्य 4 क्रांतिकारियों मतलब जो 4 अन्य क्रांतिकारी थे, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन लाल और अशफाक को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा तथा इलाहाबाद तथा फैजाबाद में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। मतलब जो बम्बई में स्थित है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन हुआ था। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसके संस्थापक मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक मतलब कौन थे? एओ हयूम थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष फिर और अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद तथा मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती और इसके महासचिव NG रंगा चुने गए। और इसी सम्मेलन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और जो किसान दिवस मनाया जाता है वो जो इसका सम्मेलन हुआ था 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, हाली पद्धति संबंधित थी। जो हाली पद्धति थी वो किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है बंधुआ मजदूरों से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरों से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है चोल। और हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया और राजनीतिक महत्व के साथ ही साथ कन्नौज का आर्थिक महत्व भी बढ़ गया था। और इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं शताब्दी की 3 बड़ी शक्तियों, एक तो पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट, कौन कौन सी 3 शक्तियाँ थी वो? एक तो पाल थी और प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हो गया जो उत्तर भारत की सर्वाधिक रोमांचकारी घटना है। तो इसमें पूछ रहा है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है तैमूचिन। चंगेज खान का मूल नाम तैमूचिन था और इसने गोबी के रेगिस्तान व एशिया के घास के मैदान की समस्त बर्बर जातियों को अपने नेतृत्व में संगठित कर चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया एवं पारसिया को अपने पैरों तले रोन दिया था। तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है तैमूचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो किस संप्रदाय से संबंधित थे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है वैष्णव संप्रदाय से। मतलब सुप्रसिद्ध मध्यकालीन शंकरदेव का जन्म 1499, मतलब इनका जो जन्म हुआ था सुप्रसिद्ध शंकरदेव जी का वो 1499 ईस्वी में हुआ था और यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे और इन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है। मतलब जो ये शंकरदेव हैं इन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है और इन्होंने असम भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था और साथ ही साथ इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। और शंकरदेव ने संस्कृति में एक पुस्तक, मतलब इन्होंने एक संस्कृति में एक पुस्तक की रचना की थी, वो थी हमारी भक्ति रचनाकार। वो कौन सी रचना थी जो इन्होंने संस्कृत में एक रचना की थी? वो थी भक्ति रचनाकार। भक्ति रचनाकार। तो मतलब इन्होंने शंकरदेव ने संस्कृति में एक पुस्तक, वो कौन सी थी? भक्ति रचनाकार की रचना की थी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और देखने के लिए थैंक यू सो मच।